फौरी इंतबाह, गफलत की भारी कीमत। फसल की कटाई से ठीक पहले सानवी कीड़े खामोशी से आपके कपास के टिंडों को तबाह कर रहे हैं। ये एक संगीन बहरान है। अगर आपने अभी लश्कर सुंडी, मिली बग और डस्की बग को नजरअंदाज किया तो नतीजा रुई के मयार की बर्बादी और बड़े माली नुकसान की सूरत में निकलेगा। उन हिफाजती कीमियाई राजों को जाने जिन्हें टॉप 1% कामयाब तरीन काश्तकार अपनी मेहनत को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी ओहो, ये वाकई एक हौलनाक हकीकत है जो कपास की काश्त से जुड़े हर फर्द के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। मतलब कटाई का वक्त करीब होता है, सबको लगता है कि बस मंजिल आ गई है, लेकिन असल खतरा इसी वक्त सर उठाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी खतरे से निपटने के लिए आज हम इस गहरे तज्जिये में एक इंतहाई हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की कॉटन पेस्ट मैनेजमेंट 2026 नामी एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन मौजूद है। जी बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें छुपे साइंसी और कीमियाई राजों को डिकोड करना है ताकि काश्तकार बर वक्त अपनी फसल की हिफाजत यकीनी बना सके। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। देखिए, ये स्लाइड इस पूरे साइंसी जायजे की बुनियाद है। पहला नुक्ता जो यहाँ वाज़ेह किया गया है वो ये कि JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर एक इंतहाई मालूमाती फेसलेस चैनल है जो जदीद ज़रूरी तहकीक को अमली शक्ल में पेश कर रहा है। और दूसरे नुक्ते में इसके एक्सपर्ट कंसल्टेंट यानी माहिर मुशीर का जिक्र है जो कि मोहतरम मोहम्मद जावेद कमर साहब हैं। अच्छा, तो इनकी पेशावराना खिदमत का दायरा यकीनन बहुत वसी होगा। जी बिल्कुल। तीसरे बुलेट पॉइंट में इनका तारुफ एक सीनियर सॉइल साइंटिस्ट के तौर पर करवाया गया है। मिट्टी की साख्त से लेकर पौधे की सेहत तक इनका तजुर्बा वाकई काबिल सिताइश है। और चौथा नुक्ता ये बताता है कि ये मवाद खास तौर पर मिड टू लेट सीजन पेस्ट्स यानी दरमियानी और आखिरी मरहले के कीड़ों के लिए तैयार किया गया है। जबरदस्त। तो जावेद कमर साहब का ये मालूमाती मवाद पेश करने का बुनियादी तालीमी मकसद फिर यही होगा कि किसानों को साइंसी बुनियादों पर आगाह किया जाए कि आखिरी मरहले में कीड़े किस तरह हमलावर होते हैं। सही? जी हाँ, उनकी बायोलॉजी क्या है, क्योंकि दुश्मन को जाने बगैर उस पर केमिकल फेंकना तो महज वसाइल का ज़िया ही है। बिल्कुल। तो फिर आइए इस दुश्मन को करीब से जानते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इस स्लाइड के 4 नुकात हैं। पहला, रिप्रोडक्टिव स्टेज रिस्क। दूसरा, प्रोटेक्टिंग स्क्वायर्स एंड फ्लावर्स। तीसरा, डिफेंडिंग बोल्स फ्रॉम बग्स। और चौथा, एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्वाइवल। ये बहुत अहम स्लाइड है। जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं तो ये ऐसा ही है कि जैसे कोई बैंक में अपनी सारी जमा पूंजी रख दे और जिस दिन मुनाफा मिलना हो उसी दिन बैंक के वॉलेट पर डाका पड़ जाए। पौधे की रिप्रोडक्टिव स्टेज भी वही वॉलेट है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? अरे वाह, ये तशबीह बिल्कुल दुरुस्त है। पहले नुक्ते की साइंसी वजह ही ये है कि जब पौधा रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है तो उसका सारा जोर और तवानाई अपने दिफा के बजाय फूल और टेंडे बनाने पर लग रही होती है। मतलब वो अंदर से कमजोर हो जाता है। अच्छा, इसलिए दूसरा नुक्ता कहता है कि प्रोटेक्टिंग स्क्वायर्स एंड फ्लावर्स इंतहाई अहम है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो डोडी आज फूल बनेगी वही कल का टेंडा है। और तीसरा नुक्ता डिफेंडिंग बोल्स फ्रॉम बग्स की अहमियत बताता है कि अगर टेंडा बनने के बाद उस पर हमला हो जाए तो पौधा दोबारा टेंडा बनाने की पोजीशन में नहीं होता। और ये सब चौथे नुक्ते यानी एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्वाइवल के गिर्द घूमता है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी बरकरार रखना माशी बका के लिए क्यों इतना लाजमी है? मतलब क्या लोकल मार्केट में रुई नहीं बिकती? बिकती तो है, लेकिन आलमी मंडी के मेयार बहुत सख्त है। अगर रुई में दाग हो, उसका रेशा कटा हुआ हो या उसमें कीड़ों की बाकियात हो तो वो बैनुल-अक़वामी एक्सपोर्ट क्वालिटी के जुमरे से फौरन निकाल दी जाती है। किसान को उसकी पैदावार का असल रेट मिलता ही नहीं है। यह तो एक तरह से माशी मोट के मुतरादिफ है। चलें देखते हैं कि ये डाकू कौन है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 1, कॉटन मीली बग। यहाँ हमारे पास 4 शनाख्ती अलामात हैं। पहला, सॉफ्ट ओवल इंसेक्ट्स। दूसरा, व्हाइट वैक्सी पाउडर। तीसरा, डेंस कॉलोनीज ऑन स्टेम्स। और चौथा, थ्रेटन्स एंटायर प्लांट। ये नर्म और बेजवी शक्ल के कीड़े देखने में तो शायद इतने खतरनाक न लगे। हाँ, देखने में ये सॉफ्ट ओवल इंसेक्ट्स भले ही मासूम लगें, लेकिन इनका असली हथियार इनका दिफाई निजाम है जो दूसरे पॉइंट व्हाइट वैक्सी पाउडर में बयान हुआ है। ये सफेद मोमी पाउडर इनके जिस्म पर एक तय की तरह जमा होता है। मतलब ये कोई आम पाउडर नहीं है? बिल्कुल नहीं। साइंसी लिहाज से ये पाउडर हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये पानी को अपने करीब नहीं आने देता। आम कीड़े मार अद्वियात पानी में मिलाकर की जाती हैं और ये मुमित है उन अद्वियात को कीड़े की जिल्द तक पहुंचने से पहले ही फिसला देती है। ओ, ये तो कमाल है। मतलब ये एक तरह का वाटरप्रूफ और केमिकल प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आते हैं। और तीसरे और चौथे पॉइंट के मुताबिक ये डेंस कॉलोनीज ऑन स्टेम्स यानी तने पर इतने गुच्छों की सूरत में हमलावर होते हैं कि थ्रेटन्स एंटायर प्लांट, मतलब पूरे पौधे को ही खत्म कर देते हैं। जी हाँ, ये अकेले हमला नहीं करते, ये लाखों की तादाद में एक ही पौधे पर जमा होकर उसका निजाम दरम भरम कर देते हैं। ये तो एक बाकायदा मुनज़्ज़म माफिया है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मीली बग डैमेज। उसमें 4 तबाहकुन असरात हैं। पहला, एग्रेसिवली सक सैप। दूसरा, स्टंट्स प्लांट ग्रोथ। तीसरा, कॉजेज ड्राइंग ऑफ ब्रांचेस। और चौथा, सिक्रीट्स हनी ड्यू ब्रैकेट में ब्लैक मोल्ड।
ये कीड़ा पौधे का रस इंतहाई तेजी से चूसता है। बिल्कुल, जिससे पौधे की नशोनुमा रुक जाती है, जिसे हम स्टंट्स प्लांट ग्रोथ कहते हैं, और शाखें सूखने लग जाती हैं, यानी कॉजेज ड्राइंग ऑफ ब्रांचेस। लेकिन ये चौथा पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हनी ड्यू और ब्लैक मोल्ड, ये रस चूसने वाले कीड़े का इस फफूंदी से क्या ताल्लुक है? हाँ, देखिए, ये एक इंतहाई पेचीदा हयातियाती अमल है। जब मिलीबग पौधे का रस चूसता है तो वो जरूरत से ज्यादा शुगर वाला मादा अपने जिस्म से खारिज करता है, जिसे हनी ड्यू यानी लेसदार मादा कहते हैं। ये मादा पत्तों पर गिरता है और चूंकि ये मीठा होता है, इसलिए इस पर एक खास किस्म की काली फफूंदी, जिसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं, तेजी से उगना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पत्ते काले हो जाते हैं। अगर पत्ते काले हो गए तो फिर पौधे की खुराक बनाने की सलाहियत, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती होगी। सूरज की रोशनी तो अंदर जाएगी ही नहीं। अरे बिल्कुल, यही इस हमले का सबसे मुहलिक हिस्सा है। ब्लैक मोल्ड की काली तह सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती है। फोटोसिंथेसिस रुकने का मतलब है पौधा भूखा रह गया है। उफ, एक तरफ कीड़ा रस चूस रहा है, दूसरी तरफ पौधा नई खुराक नहीं बना पा रहा। जी, ये दोहरा हमला पौधे को मौत के घाट उतार देता है। वाकई, ये कीड़ा तो पौधे का गला ही घोंट देता है। तो फिर इसका हल क्या है? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है मीलीबग कंट्रोल। यहाँ दर्ज है, पहला, एरेडिकेट वीड्स, दूसरा, प्रोटेक्ट प्रेडेटर्स, जिनमें क्रिप्टोलेमस, रोडालिया, एनासियस शामिल हैं, तीसरा, प्रोफिनोफॉस 50 EC 800 मिलीलीटर या मेथिडाथियोन 40 EC 300 मिलीलीटर, और चौथा, मेलाथियोन 57 EC 500 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 250 मिलीलीटर। जी, ये बहुत तकनीकी स्लाइड है। जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पहला पॉइंट तो समझ आता है कि जड़ी बूटियों यानी वीड्स का खात्मा जरूरी है ताकि उनकी छुपने की जगह खत्म हो। लेकिन मैं इस दूसरे पॉइंट पर सख्त सवाल करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं प्रोटेक्ट प्रेडेटर्स। अगर हम फसल पर जहरीला केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो इन शिकारी कीड़ों यानी प्रेडेटर्स का तहफ्फुज कैसे मुमकिन है? क्या जहर ये देखकर असर करता है कि ये दोस्त कीड़ा है या दुश्मन? ये बहुत ही जबरदस्त और अमली सवाल है। जाहिर है जहर तो सबको मारता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच काम आती है। क्रिप्टोलेमस, रोडालिया और एनेशियस कुदरती तौर पर मिलीबग के शिकारी हैं। माहिरीन तजवीज करते हैं कि शुरुआती हमले में फौरन इंतहाई सख्त जहर इस्तेमाल ना करें। अच्छा, मतलब पहले कुदरती तरीके आजमाने चाहिए। बिल्कुल, पहले कुदरती तवाजुन को मौका दें। जब कीड़ा काबू से बाहर होने लगे तब पॉइंट नंबर 3 और 4 के मुताबिक मखसूस केमिकल्स का ऐन उसी मिकदार में इस्तेमाल करें जो बताई गई है, यानी प्रोफिनोफास 800 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 250 मिलीलीटर। ओवरडोज से गुरेज करें ताकि कम से कम माहौलियाती नुकसान हो और कुछ दोस्त कीड़े बच सकें। सही, यानी अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, टारगेटेड अटैक करना है। चलिए अगली मुसीबत की तरफ चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है पेस्ट 2 आर्मी वर्म। इसकी अलामात में शामिल है, पहला, ग्रीनिश ब्राउन कैटरपिलर्स, दूसरा, स्टाउट एंड थिक बॉडीज, तीसरा, डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स, और चौथा, फीडिंग इन लार्ज ग्रुप्स, यानी ये सब्ज और भूरे रंग की मोटी सुंडियां हैं जिनके जिस्म पर नुमाया लंबी धारियां होती हैं और ये ग्रोह की शक्ल में हमला करती हैं। जी, और ये चौथा पॉइंट यानी फीडिंग इन लार्ज ग्रुप्स इसका सबसे खतरनाक पहलू है। इसीलिए इसका नाम आर्मी वर्म या लश्करी सुंडी है। ये एक लश्कर की तरह मैदान में उतरती हैं और जिधर से गुजरती हैं खेत का सफाया करती चली जाती हैं। बाप रे, एक पूरी ज़ॉम्बी फौज जो खेत पर धावा बोल देती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है आर्मी वर्म डैमेज। इसके नुकसानात की फहरिस्त खौफनाक है। पहला, वोरेशियस ईटर्स, दूसरा, कंज्यूम्स ग्रीन टिश्यू, तीसरा, स्केलेटनाइजेस लीव्स रैपिडली, और चौथा, कंप्लीटली डिफोलिएट्स प्लांट। ये इंतहाई पेटू हैं और पत्तों का सारा सब्ज मादा यानी ग्रीन टिश्यू खा जाती हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है कि ये पत्तों को तेजी से स्केलेटनाइज कर देती हैं, ये लफ्ज सुनकर ही एक ढांचे का तस्वुर जहन में आता है। हाँ, और खेत में बिल्कुल यही मंजर होता है। स्केलेटनाइजेस लीव्स रैपिडली का मतलब है कि ये सुंडी पत्ते का नर्म हरा हिस्सा इतनी तेजी से खाती है कि पीछे सिर्फ पत्ते की नसें बचती हैं। पत्ते बिल्कुल किसी जानदार के पसलियों के ढांचे की तरह नजर आने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डरावना है। और चौथे पॉइंट के मुताबिक जब हमला शदीद हो तो ये कंप्लीटली डिफोलिएट्स प्लांट यानी पौधे को पत्तों से बिल्कुल गंजा कर देती हैं। और देखें, पत्ते पौधे के सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल नहीं तो पौधा खत्म। वाकई खौफनाक सूरत हाल है। इस फौज को कैसे रोका जाए? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है आर्मी वर्म कंट्रोल। इस स्लाइड पर ये 4 नुकात हैं। पहला, डिप्लॉइंग टू किल प्यूपे, दूसरा, फ्लोबेंडियामाइड 4 ATSC 50 मिलीलीटर फी एकड़, तीसरा, लेओफेनोरॉन 5% EC 200 मिलीलीटर फी एकड़, और चौथा, एमामेक्टिन बेंजोएट 200 मिलीलीटर फी एकड़। यहाँ दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट में तो जदीद केमिकल्स के नाम और मिकदार वाज़ेह हैं, लेकिन मेरी नजर पहले पॉइंट यानी डिप्लॉइंग पर अटक गई है। अच्छा, वो क्यों? आजकल ट्रैक्टर के डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है, क्या वाकई जमीन में गहरा हल चलाना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के काबिल है? क्या काश्तकार सिर्फ स्प्रे करके जान नहीं छोड़ा सकते? देखिए, काश्तकारों का भी उमूमन यही सोचना होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। डिप्लॉइंग का साइंसी मकसद समझें। लश्करी सुंडी की जिंदगी का एक मरहला प्यूपा होता है जो वो जमीन के अंदर मिट्टी में गुजारती है।
अगर आप सिर्फ स्प्रे करेंगे तो वो सुंडियां मरेंगी जो पौधे पर है। मतलब मिट्टी के अंदर वाले प्यूपा बच जाएंगे। बिल्कुल, मिट्टी के अंदर मौजूद प्यूपा महफूज रहेंगे और कुछ दिन बाद दोबारा नया लश्कर निकल आएगा। गहरा हल चलाने से वो मिट्टी उलटती है, प्यूपा सतह जमीन पर आकर धूप की शिद्दत से मर जाते हैं या फिर परिंदे उन्हें खा लेते हैं। ये डीजल का खर्चा दरअसल आपको बार बार महंगे केमिकल के खर्चे और फसल की तबाही से बचाता है। जबरदस्त मंतिक है, मतलब दुश्मन की नर्सरी ही उखाड़ दें। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 3 स्पॉटेड बॉल वर्म। इसकी पहचान के 4 पॉइंट्स ये हैं। पहला, स्टाउट कैटरपिलर्स, दूसरा ब्राउनिश व्हाइट कलर, तीसरा डार्क स्पॉट्स ऑन बॉडी और चौथा हिडन थ्रेड। मोटी जिसामत, भूरे और सफेद रंग की ये सुंडी जिसके जिस्म पर नुमाया स्याह धब्बे हैं। लेकिन ये चौथा पॉइंट इसे हिडन थ्रेड यानी छुपा हुआ खतरा क्यों कह रहा है? इसे हिडन थ्रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लश्करी सुंडी की तरह ये पत्तों पर बैठकर नहीं खाती। ये सुंडी पौधे के नर्म और नाजुक हिस्सों के अंदर घुसकर छुप जाती है। बाहर से सब कुछ ठीक नजर आ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तबाही मच रही होती है। वाकई ये एक खामोश चोर या एक स्टेल्थ बॉम्बर की तरह लगती है जो रडार में नहीं आती। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है स्पॉटेड वर्म डैमेज। इसके नुकसानात में पहला है बोर्स इनटू ग्रोइंग शूट्स, दूसरा कॉजेज शूट्स टू ड्रूप, तीसरा बोर्स इनटू फ्लावर बड्स और चौथा हॉलोज डेवलपिंग बोल्स। जी बिल्कुल। ये बढ़ती हुई नर्म शाखों में सुराख करती है जिससे शाखें मुरझाकर लटक जाती हैं। फिर ये डोडियों में घुस जाती है और चौथा पॉइंट टिंडों को अंदर से खोखला कर देती है। ये तो सीधा जेब पर डाका है। बिल्कुल जी, जब ये सुंडी टिंडे के अंदर दाखिल हो जाती है तो ये बिनोला और नर्म रेशा खाना शुरू कर देती है। बाहर से टिंडा सलामत नजर आता है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका होता है। तो फिर जब टिंडा खुलने का वक्त आता है तो क्या होता है? तब उसके अंदर रुई की बजाय सुंडी का फुजला और तबाहशुदा रेशा होता है। ये किसान की मेहनत की बदतरीन और खामोश चोरी है। यहाँ कंट्रोल के 4 तरीके हैं। पहला, डिस्ट्रॉय क्रॉप रेजिड्यूज, दूसरा लैम्डासाइहैलोथ्रीन 2.5 EC 330 मिलीलीटर फी एकड़, तीसरा बाइफेंथ्रीन 10 EC 250 मिलीलीटर फी एकड़ और चौथा क्लोरानट्रेनिलिप्रोल 200 SC 50 मिलीलीटर फी एकड़। मुझे ये पहला पॉइंट समझाएं कि फसल की बाकियात यानी क्रॉप रेजिड्यूज को तबाह करना क्यों जरूरी है। फसल की बाकियात जैसे छड़ियाँ और गिरे हुए टिंडे चितकबरी सुंडी के लिए सर्दियों में पनाहगाह का काम करते हैं। अगर इन बाकियात को तलफ ना किया जाए तो ये सुंडी इनमें छुपकर सर्दियां गुजार लेती है और अगले सीजन में दोबारा हमलावर होती है। अच्छा, तो मतलब ये साइकिल चलता रहता है? जी हाँ, इसीलिए पहले ये करना जरूरी है। उसके बाद ही दूसरा, तीसरा और चौथा मरहला आता है जिसमें लैम्डासाइहैलोथ्रीन और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जैसी जदीद केमिस्ट्रीज इस्तेमाल की जाती हैं जो अंदर छुपी हुई सुंडी तक पहुंचकर उसके असाबी निजाम को मफलूज कर देती हैं। बेहतरीन। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 4 रेड कॉटन बग। इसकी अलामात में पहला ब्राइट रेड इंसेक्ट, दूसरा मीडियम साइज्ड निम्फ्स/एडल्ट्स, तीसरा डिस्टिंक्ट ब्लैक मार्किंग्स और चौथा व्हाइट बैंड अंडरनीथ शामिल है। शोख सुर्ख रंग के ये दरमियाने साइज के कीड़े जिनके परों पर स्याह निशानात और जिस्म के नीचे एक नुमाया सफेद पट्टी होती है। देखिए, इस कीड़े की पहचान इसका शोख रंग है। ये मिलीबग या चितकबरी सुंडी की तरह छुपता नहीं है, बल्कि फसल पर वाज़ेह तौर पर चलता फिरता नजर आता है। ये तो काफी आसानी से नजर आ जाएगा। जी, लेकिन इसकी खूबसूरती पर ना जाए, इसका काम बहुत खतरनाक है। चलें देखते हैं कि ये इतनी खूबसूरत नजर आने वाली भुंडी कितना नुकसान करती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रेड बग डैमेज। इसके 4 तबाहकुन काम ये हैं। पहला, पियर्सेस डेवलपिंग बोल्स, दूसरा सक्स सैप फ्रॉम सीड्स, तीसरा लीव्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और चौथा सिवियरली स्टेन्स कॉटन लिंट। ये कच्ची टिंडों में डंक मारती है और बुनौले का रस चूसती है। लेकिन ये तीसरा और चौथा पॉइंट मुझे परेशान कर रहा है। ये लीव्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन छोड़ती है और सिवियरली स्टेन्स कॉटन लिंट यानी रुई पर शदीद दाग डालती है। ये इस कीड़े का सबसे खौफनाक वार है। जब ये भुंडी बुनौले का रस चूसने के लिए अपना डंक टिंडे में चुभोती है तो वो साथ ही एक खास किस्म का बैक्टीरिया टिंडे के अंदर दाखिल कर देती है। ये बैक्टीरिया अंदर ही अंदर रुई के रेशे को गलाना शुरू कर देता है। ओह, यानी डैमेज अंदर से हो रहा होता है। बिल्कुल। जब टिंडा खिलता है तो रुई का वो हिस्सा सफेद होने की बजाय पीला या भूरा दागदार निकलता है और बैनुल-अक़वामी खरीदार ऐसी दागदार रुई को देखते ही मुस्तरद कर देते हैं। ये कीड़ा सीधा एक्सपोर्ट क्वालिटी पर हमला करता है। उफ, तो ये सिर्फ पैदावार नहीं, पैदावार की क्वालिटी खा रहा है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रेड बग कंट्रोल। इसे कंट्रोल करने के लिए ये 4 नुकात हैं। पहला, हैंड पिकिंग अर्ली स्टेजेस, दूसरा इमिडाक्लोप्रिड प्लस फिप्रोनिल 80% WG 60 ग्राम फी एकड़, तीसरा गैमा साइहैलोथ्रीन प्लस क्लोरोपाइरिफॉस 400 मिलीलीटर और चौथा फिप्रोनिल 80% WG 30 ग्राम फी एकड़ का इस्तेमाल। मुझे यहाँ फिर से इस पहले पॉइंट पर शदीद एतराज है। हैंड पिकिंग अर्ली स्टेजेस यानी हाथ से चुनाई। आज के दौर में जब किसान के पास दर्जनों एकड़ जमीन हो, क्या ये वाकई अमली तौर पर मुमकिन है कि मजदूर लगाकर कीड़े चुने जाएं? मैं आपका नुक्ता नजर समझता हूँ और बड़े पैमाने पर यकीनन मुश्किल लगता है,
लेकिन अर्ली स्टेजेस यानी इब्तिदाई मरहले पर गौर करें। जब यह कीड़ा खेत के किनारों पर महदूद तादाद में जाहिर होता है तो सिर्फ मुतासरा पौधों से इनको झटक कर या हाथ से चुनकर मारना इंतहाई सस्ता और माहौलियात के लिए महफूज तरीका है। हाँ, ये बात तो है कि शुरुआत में कंट्रोल करना बेहतर है। जी बिल्कुल। जब तादाद बेकाबू हो जाए तभी दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट वाले महंगे और सख्त जहरों की तरफ जाना चाहिए ताकि फसल को बचाया जा सके। यानी शुरू की मेहनत बाद के बड़े खर्चे से बचा सकती है। अब हम एक और खामोश लेकिन खतरनाक कीड़े की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट 5, डस्की कॉटन बग। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला स्मॉल स्वार्मिंग इंसेक्ट्स, दूसरा डार्क ग्रेश ब्राउन कलर, तीसरा फाउंड इनसाइड ओपन बोल्स और चौथा हार्ड टू स्पॉट अर्ली। ये छोटे बड़ी तादाद में हमलावर होने वाले कीड़े हैं जिनकी रंगत गहरे स्लेटी या भूरे रंग की होती है और ये खुले टिंडों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि इन्हें शुरुआत में तलाश करना वाकई बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये फसल के बिल्कुल आखिरी मराहल का मेहमान है। चूंकि इनका रंग गहरा होता है इसलिए ये रुई के अंदर या फिर बनौले के साथ इतनी खूबसूरती से छुप जाते हैं कि जब तक टिंडे को खोलकर गौर से ना देखें ये नजर नहीं आते। ये छुपकर बहुत गहरा जख्म देते हैं। और इस खामोश मेहमान के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये अगली स्लाइड बताती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है डस्की बग डैमेज। ये क्या करता है? पहला क्रशेस टारगेट सीड्स, दूसरा रिड्यूसेस सीड वेट, तीसरा डिस्ट्रॉयज ऑयल कंटेंट और चौथा रूइंस नेक्स्ट जीन जर्मिनेशन। ये खास तौर पर बीज को निशाना बनाता है, उसका वजन घटाता है और तेल की मिकदार तबाह कर देता है। यहाँ मेरा एक तंकीदी सवाल है मैम, एक आम किसान जो सिर्फ रुई बेचने पर तवज्जो देता है, उसे बीज के वजन और अगले सीजन के अगाव यानी नेक्स्ट जीन जर्मिनेशन की इतनी फिक्र क्यों करनी चाहिए? ये एक बहुत अहम और फिक्री सवाल है जो हर बाशऊर काश्तकार को समझना चाहिए। रुई की फसल सिर्फ धागे तक महदूद नहीं है। कपास का जो बीज जिसे हम बनौला कहते हैं वो जिनिंग फैक्ट्रियों के लिए इंतहाई कीमती है। ये जानवरों का वंडा और खुर्दनी तेल बनाने के काम आता है। अच्छा, यानी इसकी अपनी एक अलग मार्केट है। बिल्कुल। जब सिया भोंडी बनोले का रस चूसती है तो बीज अंदर से खोखला हो जाता है। फैक्ट्रियां बीज का वजन और उसमें तेल का तनासुब देखकर कीमत लगाती हैं। खोखले बीज की वजह से किसान को बहुत कम रेट मिलता है। ओह, अब मुझे समझ आया। और चौथा पॉइंट, अगर कोई काश्तकार वो बीज अगले साल बोने के लिए रखना चाहे तो वो उगने की सलाहियत ही खो चुका होता है। यानी ये कीड़ा मौजूदा आमदनी और मुस्तकबिल की फसल दोनों को तबाह करता है। क्या बात है, यानी ये पूरी कॉटन इंडस्ट्री और बीज की माइशत का नुकसान है। इसका तदारुक जानना लाजमी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है डस्की बग कंट्रोल। यहाँ ये नुकात दर्ज है। पहला टाइमली कॉटन पिकिंग, दूसरा मेटेरियन 0.5% 500 मिलीलीटर फी एकड़, तीसरा इमेटाक्लोबर्ड प्लस फीप्रोनल 80% WG 60 ग्राम फी एकड़ और चौथा लैम्डासाई हेलोथ्रिन 2.5% EC 250 मिलीलीटर फी एकड़। मुझे ये पहला पॉइंट बहुत दिलचस्प लगा, खुली रुई की बरवक्त चुनाई यानी टाइमली कॉटन पिकिंग। जी बिल्कुल। स्याह भुंडी सिर्फ खुले टेंडों पर हमला करती है। अगर चिनाई में ताखीर करेंगे और रुई को कई दिनों तक खेत में यूं ही खुला छोड़ देंगे तो ये उस कीड़े को बीज तबाह करने की खुली दावत देने के मुतरादिफ है। बरवक्त चिनाई एक केमिकल स्प्रे से बेहतर और मौसर दिफा है। ये बात बहुत मंतिकी है। अब हम इस तमाम गुफ्तगू को एक बड़े फ्रेमवर्क में देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल कंट्रोल। इसमें 4 अहम हिकमत अमलियां हैं। पहला स्ट्रेटेजिक क्रॉप रोटेशन, दूसरा डिस्ट्रॉय ऑल्टरनेट होस्ट्स, तीसरा क्लीन कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और चौथा सिस्टमैटिक वीड इरेडिकेशन। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा काबिल गौर है वो ये कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच यानी मरबूत हिकमत अमली अपनानी होगी। सिर्फ केमिकल की बोतल उठाकर स्प्रे कर देना काफी नहीं है। तो फिर स्ट्रेटेजिक क्रॉप रोटेशन से क्या मुराद है? स्ट्रेटेजिक क्रॉप रोटेशन यानी फसलों की साइंसी अदला बदली से हम कीड़े की खुराक का सिलसिला तोड़ते हैं। और जो दूसरा और चौथा पॉइंट है डिस्ट्रॉय ऑल्टरनेट होस्ट्स और सिस्टमैटिक वीड इरेडिकेशन, इसका मतलब है कि जब खेत में कपास ना हो तब ये कीड़े जिन जड़ी बूटियों और मुतबादिल पौधों पर पलते हैं उन्हें जड़ से खत्म किया जाए। यही अहम तवील मुद्दती कामयाबी की असल चाबी है। सही। और जब केमिकल इस्तेमाल करना ही पड़े तो इसके भी ठोस साइंसी उसूल हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है केमिकल एप्लीकेशन रूल्स। उसके 4 सुनहरी उसूल ये हैं। पहला रोटेट केमिकल ग्रुप्स, दूसरा इंश्योर हाई प्रेशर स्प्रे, तीसरा स्प्रे ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स और चौथा यूज क्वालिटी सर्फेक्टेंट्स। मुझे ये तीसरा पॉइंट समझाएं कि स्प्रे हमेशा शाम के ठंडे औकात में ही क्यों जरूरी है, दिन में क्यों नहीं? देखें, इसकी बहुत ठोस साइंसी वजह है। दिन के वक्त तेज धूप और गर्मी में पौधे अपनी मसाम, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, बंद कर लेते हैं ताकि पानी बुखारात बनकर ना उड़े। दूसरी बात, दिन की गर्मी में केमिकल स्प्रे बहुत तेजी से बुखारात बनकर हवा में उड़ जाता है। अच्छा, मतलब केमिकल का असर खत्म हो जाता है? जी बिल्कुल। जबकि शाम के वक्त पौधा पुरसुकून होता है, उसके मसाम खुले होते हैं, केमिकल ज्यादा देर तक पत्तों पर टिका रहता है और माहौलियाती दोस्त कीड़े भी शाम को निस्बतन कम मुतहरिक होते हैं।
बेहतरीन। और ये चौथा पॉइंट, यूज क्वालिटी सर्फेक्टेंट्स। क्वालिटी सर्फेक्टेंट्स वो आला चिपकने वाले कीमियाई मादे हैं जो दवाई के पानी की सतह की खिंचाव, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, उसको कम करके उसे पत्ते पर फैला देते हैं। याद है हमने मिलीबग के मोमी पाउडर की बात की थी जो हाइड्रोफोबिक था। जी बिल्कुल, वो बुलेट प्रूफ जैकेट वाला जिक्र। हाँ, वही। एक अच्छा सर्फेक्टेंट उस मोमी तह को काटकर जहर को कीड़े के जिस्म तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल नागुजीर है। इसके बगैर महंगी तरीन दवाई भी पानी की तरह बहकर जाया हो सकती है। ये तमाम उसूल वाकई काश्तकारों की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। अब हम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पार्टनर विद एक्सीलेंस। उसके 4 अहम पैगामात ये हैं। पहला, प्रोटेक्ट योर यील्ड, यानी अपनी मेहनत और पैदावार महफूज बनाएं। दूसरा, इंश्योर एक्सपोर्ट क्वालिटी। तीसरा, सिक्योर योर कॉन्ट्रैक्ट्स टुडे। और चौथा, सब्सक्राइब टू JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर। ये तमाम नुकात आज की हमारी इस तफसीली गुफ्तगू का निचोड़ है, लेकिन इन सब के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हमने आज बेशुमार केमिकल्स का जिक्र किया, मगर क्या हम इन जहरों पर हद से ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं? ये वाकई सोचने की बात है। जरा सोचिए, अगर हमने इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल कंट्रोल जैसी कुदरती और साइंसी हिकमत अमलियों को नहीं अपनाया, तो क्या मुस्तकबिल में ये कीड़े जेनेटिक तौर पर हमारे हर केमिकल के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बाशऊर काश्तकार को सिर्फ अद्वियात के बुलबुते पर जीने से हटकर मजमूई निजाम काश्तकारी पर सोचने की दावत देता है। ये वाकई एक इंतहाई अहम और फिक्रंगेज सवाल है। जबरदस्त। आज की इस तफसीली और साइंसी गुफ्तगू से यकीनन सुनने वालों को बहुत फायदा होगा और वो अपनी फसल को आलमी मेयार के मुताबिक तैयार कर सकेंगे। और जैसा कि इस प्रेजेंटेशन के आखिर में कहा गया है, सिक्योर योर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टुडे। सब्सक्राइब टू JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर। व्हाट्सएप +92 349 841186। वेबसाइट www.jqglobal.official.com। कमिंग सून।